यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपनी तैयारी के ऊपर बढ़िया जोरों शोरों के साथ में लगे हुए होंगे। जैसे हमने कल की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अब हम लोग जो है वो अपना एचपीएससी का जो एग्जाम 22 जून को होने वाला है उसके लिए 100 डेज तक हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे और साथ में एमसीक्यूज जो है वो हम करना शुरू करेंगे। तो आपको मैंने वहां पे बताया था कि 8-9 दिन के अंदर एक यूनिट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और अब की बार एक नई चीज जो आपके लिए मैं स्पेशल लेके आया था वो है ये कि हम चैप्टर वाइज रिवीजन जो है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हर यूनिट का चैप्टर वाइज रिवीजन जो है वो भी हम करेंगे। प्लस में लगभग हमने 5000 एमसीक्यूज की बात की थी कि हम 5000 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसी को आज से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 7, ये अपना यूनिट 7 का जो बुक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो इसको हम लोग जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इससे लगभग इसके 400 और लगभग कोई 250 क्वेश्चन और है, मतलब ये लगा के चलो आपकी 700 के आसपास क्वेश्चन है इसके बैंकिंग के, वो अपने को कंप्लीट करने हैं। प्लस में इसके जो 10 चैप्टर हैं, ठीक है, तो इसका जो पूरा सिलेबस था जो अपने एचपीएससी के अंदर भी आना है और पेपर नंबर 2 कॉमर्स जिनका है जो एनटीए की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सेम सिलेबस है। ओके, तो जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसको हमने अपनी बुक के अंदर 10 चैप्टर में डिवाइड किया था और उन 10 चैप्टर की 10 रिवीजन वीडियो आएंगी। 10 चैप्टर की 10 रिवीजन वीडियो प्लस एक रिवीजन वीडियो पूरे के पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम पे अपने को बेनिफिट मिले। ओके, तो इंडिविजुअल जो आपके चैप्टर्स है उनका रिवीजन वीडियो वो हमने आज से जो स्टार्ट कर दिया। प्लस हर यूनिट की जो है वो एमसीक्यू सीरीज है वो भी हम लोग जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है बैंकिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग तो 40 क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम लोग जो है वो एडवांस कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे लेकिन साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आजकल एग्जाम के अंदर जो है वो क्या, मतलब चाहे नेट की बात कर लूं चाहे अपने कमीशन की बात कर लो, अगर आप एचपीएससी की बात करोगे तो वहां पे जो उसका जो लेवल रहेगा वो नेट के मुकाबले थोड़ा हल्का रहेगा। तो अपने को वहां पे एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में करके जाने पड़ेंगे। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी अपने को साथ में करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है वो कैसे करने जा रहे हैं, हम लोग जो है इजी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग जो सब कुछ कवर करके जाने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें आपको हर तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम इजी क्वेश्चन जो है वो भी हम कवर करने जा रहे हैं। साथ में थोड़े बहुत जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर आपको जो है वो मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब उम्मीद है कि इसमें से शायद कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। मेन बात मेरा ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया उसका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और दूसरी किस तरीके से वो क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वो उन सबसे यूज टू करवाना है आपको, ठीक है ना, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर जाके बैठो ओके और क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको अटपटा सा महसूस ना हो, आपको ये लगे कि हाँ यार ये तो मैं ऑलरेडी लगा के आया हूं। और आपको मैंने पहले बोला था कि अगर पेपर में जाने से पहले लगभग 5000 क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हो तो जब आप पेपर में बैठोगे ना और वहां पे वो जो 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो कुछ नहीं लगेगा, हलवा लगेगा बिल्कुल ही। लेकिन उसके लिए जरूरी कि हमारा सिलेबस बढ़िया तरीके से हमने कर रखा हो, प्लस हमने प्रॉपर रिवीजन कर रखी हो और प्लस में हमने प्रैक्टिस कर रखा हो। अगर ये सब अब हम करके जाते हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो अभी भी 100 दिन है हमारे पास में, अगर हम लगे तैयारी पे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आप नेट की बात कर लो उसमें भी 100 दिन हमारे पास में अवेलेबल है और चाहे हम अपना जो एचपीएससी का पेपर होने वाला है 22 जून को उसमें भी लगभग 100 दिन हमारे पास में अवेलेबल है। ओके जी, तो वैसे जो स्ट्रेटजी का वीडियो था मैंने ऐप के ऊपर डाला हुआ, वहां पे देख लेना, मैंने वहां पे पूरा बताया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। ओके, चलो अब हम आज से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज को। दिस इज द पार्ट नंबर 1, ये अपना पार्ट 1 है। ओके, और आज है डेट 11 मार्च और 11 मार्च से हम लोग जो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 40 एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे, 40 बढ़िया वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बैंकिंग के। और फिर अब हम जो है वो आज चैप्टर नंबर जो 2 है ना अपना, उसका रिवीजन वीडियो भी मैं डालूंगा, ठीक है, तो वो भी आपको शाम को 8 बजे तक मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आ रहा है वो है ये, बोलता है एक बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक। देखो हम लोगों ने पढ़ा था जो बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है वो क्या है, इंक्लूड है या वहां पे मेंशन है, तो उनको बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो एक बैंक को शेड्यूल बैंक कब बोलेंगे, तो एक बैंक को शेड्यूल बैंक जो है वो कब बोलते हैं, जब वो उस बैंक को इंक्लूड किया गया किसमें, सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। इसके साथ 4 कंडीशन आपको मैंने पढ़ाया था जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, तो हमने वहां पे पढ़ा था शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कंडीशन। सबसे पहला, द बैंक मस्ट बी, जो बैंक है ठीक है वो किस में होना चाहिए, बैंकिंग के बिजनेस में होना चाहिए। दूसरा, उस बैंक का जो मिनिमम पेड कैपिटल है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 5 लाख। लेकिन आज की डेट में अगर आपको ओन टैप लाइसेंसिंग अगर लेनी है आरबीआई से तो कम से कम 1000 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। तीसरा, कि जो बैंक के अफेयर है वो पब्लिक के डिपॉजिटर के
इंटरेस्ट के डिट्रीमेंटल नहीं होने चाहिए, मतलब वो जो बैंक है वो मतलब फ्रॉडुलेंट मैनर के अंदर जो वो काम ना करे। और तीसरा जो बैंक है या तो वो क्या होगा, कंपनी होना चाहिए जिसको इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में जो है वो रजिस्टर्ड किया गया हो, या वो कॉर्पोरेशन होगी या वो कंपनी होगी जो इनकॉर्पोरेट की गई अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन प्लेस आउटसाइड इंडिया और बाय इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो अगर कोई बैंक ये चारों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया एक बैंक को शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कब बोलेंगे, जब उसका नाम जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल जो है वो क्या, सेकंड शेड्यूल के अंदर उसका नाम जो है वो क्या किया गया, डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड, द कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर गवर्न बाय, इंडिया के अंदर जो कमर्शियल बैंक है उनको गवर्न कौन करता है, वो करता है आपका इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले इसका नाम जो है वो क्या था, बैंकिंग कंपनी एक्ट, लेकिन बाद में जो है फिर इसको अमेंड किया गया और फिर इसके अंदर इसका नाम जो है वो क्या, बैंकिंग रेगुलेशन किया। तो अब जो बैंक कंपनी फॉर्मेट के अलावा सोसाइटी फॉर्मेट में वर्क कर रहे थे वो भी इसके प्रीव्यू के अंदर आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाई एज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर फेज इन इंडिया। बोलते हैं इनमें से आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो बैंकिंग सेक्टर फेजेस जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब हमने फेजेस ऑफ बैंकिंग हमने पढ़ा और नेशनलाइजेशन के फेजेस पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि शुरुआत के अंदर जो है जो बोलबाला था वो किसका था, वो तो प्राइवेट बैंक होगा और वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करते थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर आए जी आपके सोशल कंट्रोल आया, फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार हमको जो है वो क्या करना चाहिए, दूर दराज के एरिया में बैंकिंग सर्विस को अगर स्टार्ट करा तो बैंकों को क्या करते हैं, नेशनलाइज करते हैं। और उसके बाद में 1991 के अंदर हमने जो एलपीजी का पॉलिसी लिखा है और फिर हमने क्या करते हैं, डीरेगुलेशन। तो स्टार्टिंग जो वो कैसे हुआ, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 के अंदर तो क्या आएगा, इट वॉज अंडर द प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल। सबसे पहले बैंक किसमें थे, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में। उसके बाद में क्या हुआ, देयर वाज ए सोशल कंट्रोल आया, सोसाइटीज बननी स्टार्ट हुई। फिर गवर्नमेंट ने जो वो क्या कर दिया 1969 में फर्स्ट फेज और 1980 में गवर्नमेंट ने जो वो सेकंड फेज और नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया, और जिससे लगभग 80% से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर जो वो किसके पास, किसके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। और फिर जो है वो क्या हुआ, डीरेगुलेशन हुआ कब, 1991 में। और जो गवर्नमेंट ने एलपीजी का पॉलिसी लेके आई तो उससे अनवांटेड बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जो प्राइवेट बैंक है और साथ में जो फॉरेन बैंक है उनको भी जो है वो न्योता दिया कि आप इंडिया के अंदर आके बैंकिंग के बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ये सेम ही है आपका, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया के रिस्पेक्ट में जो है, इंडिया की बैंकिंग के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बोली गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी करेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो बोलता है द प्रेसिडेंसी बैंक, जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो एक्ट करते थे एज ए क्वासी सेंट्रल बैंक। देखो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो तो बहुत बाद में बना, ठीक है, जो अपना आरबीआई तो बहुत बाद में बना, लेकिन आरबीआई से पहले भी अपने इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये प्रेसिडेंसी बैंक जो थे ना, ये अपने यहाँ पे क्वासी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाते थे। ये सेंट्रल बैंक नहीं थे, लेकिन ये सेंट्रल बैंक जैसा काम करते थे, ठीक है। तो ये बात एकदम क्या है, सही है। द प्रेसिडेंसी बैंक जो थे वो एक्ट करते थे एज ए क्वासी सेंट्रल बैंक। क्वासी का मतलब क्या, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन वैसी भूमिका निभाता है। तो ये क्वासी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाते थे मैनी डिकेड्स इन इंडिया, ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कब बनाया था, 1770 में। इंडिया का सबसे पहला जो बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में बनाया और इसको 1829 से 32 के पीरियड में क्या कर दिया, लिक्विडेट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तीसरा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अनसक्सेसफुल बैंक था एंड वो डिसॉल्व हो गया 1791 के अंदर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। 5 साल के अंदर ही 1986 के अंदर इस बैंक को बनाया गया और 5 साल के अंदर ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ये भी करेक्ट है। फिर बैंक ऑफ कलकत्ता को रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल 1921 में, नहीं सर 1809 के अंदर इसको रीनेम किया। 1921 के अंदर जो है तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बोले तो फोर्थ का ए। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इंपीरियल बैंक जो है एस्टेब्लिश हुआ 27 जनवरी 1921 को ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पे, जो जेएम केन्स थे, जॉन मेनार्ड केन्स, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो इनकी एडवाइस पे जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को क्या करके, मर्ज करके। आगे, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो हर बैंक को अपनी एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी का एक पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास में जमा कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर, और एक पोर्शन उसको अपने पास बैंक इटसेल्फ उसको मेंटेन करना था, उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
एसएलआर। तो एसएलआर जो है बैंक का वो क्या होता है, एसएलआर की अगर बात करें तो एसएलआर इज द अमाउंट जो कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी है कि वो मेंटेन करेगा बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। आंसर क्या आएगा, सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द एसएलआर। बोलता है एसएलआर के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी बातें जो है वो क्या है, सही है। सबसे पहला बोलता है दे आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ध्यान देना क्या बोलता है, सबसे पहले तो बोलता है जो एसएलआर है वो रेगुलेट होता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दूसरा, इट इज मैंडेटरी। बोलता है एसएलआर जो है वो मैंडेटरी किसके लिए, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है हर एक को मेंटेन करना पड़ता है। जितने भी लोकल एरिया बैंक है या प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया के अंदर, उन सब के लिए जरूरी है कि वो एसएलआर जो है वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। सही है। बैंक गेट ए रिटर्न ऑन एसएलआर। बैंक जो होते हैं जो कमर्शियल बैंक है उनको एसएलआर के ऊपर रिटर्न भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, आपको अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन अपने पास में मेंटेन करना पड़ेगा कैश के अंदर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर आप जो है लिक्विड एसेट आएगी लाइक कैश, गोल्ड। अगर आप गोल्ड में अगर जो है वो क्या करते हो, अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी में कोई पैसा लगाते हो, तो क्या उसके ऊपर आप रिटर्न कमाते हो, नहीं कमाते हो, कमाते हैं। तो ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है कि बैंक गेट ए रिटर्न ऑन एसएलआर। यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कनेक्शन ऑफ द एसएलआर। एसएलआर के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी बातें जो है वो क्या है, सही है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या है आपका, बोलते हैं एसएलआर कंसिस्ट ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट ऑफ एनडीटी है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है कि जो एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, उसके अंदर जो है वो क्या आएगा, ये एक परसेंटेज है। आपकी एनडीटी का एक परसेंटेज जो हमको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। यस, लिक्विड एसेट जो होती है ना, फॉर द पर्पस आर दोज एसेट विच कैन बी इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, गोल्ड, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कैश रिजर्व। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। लिक्विड एसेट जो है वो एसेट है जो आप इजिली उसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। इनके अंदर क्या क्या आएगा, गोल्ड हो गया, टीबी हो गया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। फिर एसएलआर इंक्लूड सिक्योरिटी जो एलिजिबल है अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एसएलआर के अंदर जो सिक्योरिटी आती है उनको एमएसएस के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड अंडर दोज अंडर द मार्केट बोरोविंग प्रोग्राम। यस, फिर लिमिट जो है एसएलआर का वो 0 से लेके 40% रहेगा, रहता है किसका, अपने एनडीटीएल का। ये बात भी एकदम क्या है करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है। आगे बढ़े, हाउ डज शैडो बैंकिंग डिफर फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखो बोलते हैं किस तरीके से शैडो बैंकिंग जो है वो अलग है किससे, कमर्शियल बैंक से। पहली बात तो शैडो बैंकिंग क्या होता है, तो देखो शैडो बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक वाले सारे काम कर रहे हैं, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, शैडो बैंक। एक बार थोड़ा पढ़ा देता हूं आपको मैं। शैडो बैंकिंग जो है वो एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए बैंक लाइक एक्टिविटी, मेनली lending that take place outside the traditional banking sector. It is also referred to as the non-banking financial intermediation or market-based finance. ठीक है, जो भी आपके एनबीएफसी हैं वो सब भी जो है वो आती है किसमें, शैडो बैंकिंग के क्राइटेरिया में। जनरली ये उसी तरीके से रेगुलेट नहीं होते जैसे आपके ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो शैडो बैंकिंग टर्म है वो पॉल मैक्यूलन ने जो है 2007 के अंदर जो है वो इन्होंने कॉइन किया। एग्जांपल जो है शैडो बैंकिंग में वो कौन कौन आता है, जो बोलता है शैडो बैंकिंग या शैडो लेंडर के अंदर जो है वो आते हैं आपके जो एसपीवी, जो स्पेशल पर्पस एंटिटी या स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं। ठीक है, जैसे आरसी हो गया, ठीक है, ये सब। दूसरा एनबीएफसी या हेज फंड एक्सेट्रा। ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये फंक्शन करते हैं एज ए इंटरमीडियरी। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या, ये इंटरमीडियरी की भूमिका निभाते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर, प्रोवाइडिंग क्रेडिट, दस लेंडिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हेंस जनरेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो ये होते हैं शैडो बैंकिंग। ओके, अब शैडो बैंकिंग के रिस्पेक्ट में 4 बातें बोली गई है, आओ देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी बात सही है, कौन कौन सी बात गलत है। बोलते हैं वाइल कमर्शियल बैंक आर टाइटली रेगुलेटेड। जैसे कमर्शियल बैंक तो टाइटली रेगुलेटेड होते हैं लेकिन शैडो बैंकिंग जो उतने रेगुलेट नहीं होते। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। शैडो बैंकिंग कैन नॉट क्रिएट मनी। ये बात भी एकदम क्या है करेक्ट है, क्योंकि इंटर बैंक मतलब इंटरमीडियरी का भूमिका निभाते हैं, ये क्रेडिट क्रिएट करने का काम नहीं करते। वाइल लाइबिलिटी जो है कमर्शियल बैंक का वो इंश्योर्ड होता है, जबकि शैडो बैंकिंग की लाइबिलिटी इंश्योर्ड नहीं होती। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। वाइल कमर्शियल बैंक जो है वो एक्सेस कर सकता है सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी को इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। अगर कभी डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ गई तो कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन है कि वो सेंट्रल बैंक बोल तो आरबीआई को अप्रोच कर सकता है, लेकिन शैडो बैंकिंग ऐसा नहीं कर सकता। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3 एंड 4 सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। टू कर्टेल द कमर्शियल बैंक फ्रॉम ओवर लिक्विडेटिंग। ठीक है, हम जो है वो क्या करना चाहते हैं कि कोई कमर्शियल बैंक जो है वो ओवर लिक्विडेट ना हो। अगर आप ओवर लिक्विडेट हो गए तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसका बैड इंपैक्ट पड़ता है। ये स्टेटमेंट एकदम क्या करेक्ट है। टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ बैंक
क्रेडिट। और इसके लिए हम लोग जो क्या करते हैं, कई बार इंक्रीज और कई बार डिक्रीज करते हैं किसके, बैंक क्रेडिट के फ्लो को। यह बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बोल दो 10th का सी। आगे कंसल्टेशन बैंकिंग क्या है, कंसल्टेशन बैंकिंग जो है वो एक मेथड है किसका, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंसल्टेशन बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो भी कलेक्शन है उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। आंसर क्या आएगा, ए। मतलब ये है कंसल्टेशन बैंकिंग के अंदर जो है हम क्या करेंगे, अलग अलग एरिया के अंदर जो है अपने जो है वो क्या कर देंगे, हम कलेक्शन सेंटर ओपन कर देंगे और पर्टिकुलर कस्टमर को बोलेंगे कि आप उस जो भी आपके नियर बाय कलेक्शन सेंटर पड़ते हैं ना, वहीं पे जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। आगे व्हेन आरबीआई रिड्यूस एसएलआर, अगर कभी भी आरबीआई जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से या 100 बेसिस पॉइंट से जो है वो एसएलआर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी आउटकम। देखो अगर एसएलआर जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, अगर लिक्विडिटी रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अब बैंक के पास में जो है वो फंड एडिशन हो जाएंगे लैंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को लोन चीपर रेट पर जो है वो क्या होगा, अवेलेबल होगा। सो ऐसा करने पर जो है वो क्या होगा, तो इससे लैंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, चीपर हो जाएगी। देखो जितना ज्यादा अपने पास में जो है वो क्या होगा, देखो अगर मान लो अगर आरबीआई जो है वो ये बोलते हैं कि हम सीआरआर या एसएलआर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उससे बैंक के पास में जो है वो अब क्या है, ज्यादा पैसा पड़ा है क्या करने के लिए, लैंडिंग करने के लिए। तो उसमें बैंक जो है वो क्या करेगा, सस्ते रेट पर भी लोन जो है वो क्या कर देगा, प्रोवाइड करवा देगा। तो जब आरबीआई रिड्यूस करता है एसएलआर को 50 या 100 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, 1% के अंदर जो है वो 100 बेसिस पॉइंट होता है, ये बात ध्यान रखना, इसको बीपी बोलते हैं। ठीक है, तो 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5 या 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% से अगर वो एसएलआर या एसएलआर को क्या करते हैं, रिड्यूस करता है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, इससे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो भी क्या करेंगे, कट कर देंगे अपने लैंडिंग रेट्स को। आंसर क्या आएगा, सी। आगे इन विच वे, किस तरीके से द कैश रिजर्व जो है बैंकिंग सिस्टम के इंपैक्ट होते हैं अगर आरबीआई जो है वो क्या करेगा, सेल ऑफ सिक्योरिटी। अगर आरबीआई जो है वो सिक्योरिटी को सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, सिक्योरिटी को बाय करेंगे, तो इससे कमर्शियल बैंक के पास से पैसा जो है वो कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास में। तो इसकी वजह से जो है वो क्या होगा, जो कैश रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे जी आपके, डिक्रीज। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। आगे दी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का वो कम है, क्यों, जो प्रॉफिटेबिलिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, गवर्नमेंट जो बैंक है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम है, उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, वो है सबसे पहला ओवर कॉशियस अप्रोच टू द लैंडिंग। जब ये उधार देते हैं ना तो बहुत ही मतलब इनकी रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, एक तो ये है। दूसरा आरबीआई पॉलिसी, क्या रिजर्व बैंक की पॉलिसी की वजह से जो है पब्लिक सेक्टर जो है जो भी गवर्नमेंट बैंक है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है बहुत हाई होती है, बिल्कुल सही बात है, सैलरी सुलरी यहां पे बहुत हाई होता है। दूसरा सोशल सेक्टर लैंडिंग जो होती है, बिल्कुल सही बात है, जो पीएसएल जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो ये उसको चीपर रेट पे जो है वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बैडली क्या होती है, इंपैक्ट होती है। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बोले तो सी। आगे अंडर विच क्वालिटेटिव टूल, किस क्वालिटेटिव टूल में आरबीआई जो है वो फिक्स करता है मैक्सिमम लिमिट टू लोन एंड एडवांस, जिसको हम कर सकते हैं अबव विच द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट राशनिंग। ए मतलब हम लिमिट बताते हैं भाई इस लिमिट से ज्यादा जो है वो आप फंडिंग नहीं कर सकते हो। आगे मैचिंग करना जी आपको, आईडीबीआई जो है वो कब बना, 1964 में, आईसीआईसीआई बना 1955 में, एलआईसी बना 1956 में और सीडीबी का बना 1990 में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, इसका फर्स्ट का 4 और इसका सेकंड सी। आगे बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए पोर्शन ऑफ द डिमांडेड टर्म लायबिलिटी विद द आरबीआई। बैंक के लिए जरूरी है कि वो अपने एनडीटीएल का एक पोर्शन आरबीआई के पास में जमा कराएंगे, बट नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दैट अमाउंट। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सीआरआर। क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। और इसके ऊपर इसी को तभी तो बोलते हैं नेगेटिव कैरी, इसको नेगेटिव कैरी बोला जाता है। मतलब जब कभी भी बैंक जो है वो क्या करता है, लोन बनाता है ना, मतलब उसने अगर मान लो लोन कोई पैसा एडवांस देना है कस्टमर को, तो वो उससे क्या करेगा, जो सीआरआर का पैसा हम जमा करवा रखा आरबीआई के पास में, ठीक है, वहां पे जो नेगेटिव कैरी है इंटरेस्ट रेट का, वो भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कस्टमर से निकलवाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के बारे में कुछ बातें बताई गई है, बोलता है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका
ट्रू है, ठीक है, ये बताना है आपको। सबसे पहला, ऑल बैंक विच आर इंक्लूड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर शेड्यूल बैंक। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जितने भी बैंक जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है वो क्या इंक्लूड किए गए, उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। यस, दीज बैंक कंप्राइज शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। नहीं, इसके अंदर ओनली क्या है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर कैटेगराइज इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप। इसमें एसबीआई आता है, नेशनलाइज्ड बैंक है, आरआरबी है, फॉरेन बैंक है एंड अदर इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो आएंगे वो आते हैं शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बोले तो डी ऑप्शन। इसको याद रखना आप, ठीक है ना, कि शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो है वो क्या कहता है, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आपके शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं और साथ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी इसका पार्ट होते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया। अगर हम फॉरेन बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो क्या किया गया, ओपन हुआ था। आगे, एज पर द करंट स्कीम ऑफ फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक द कैपिटल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड दीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, वो था 50:15:35 के रेशियो में। ठीक है, ये था ये किसके लिए थी, ये जो रिक्वायरमेंट थी ये थी आपकी किसके, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। ठीक है, रिस्पेक्टिव टू अनेबल देम टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट द कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो ऑफ द 9%। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बोली स्पॉन्सर बैंक को कि तुम अपनी एक ब्रांच जो है वो रीजन जो रूरल एरिया वहां पे ओपन करो, उसमें जितना भी कैपिटल लगेगा उसका 50% हम दे देंगे। जिस स्टेट में जो आरआरबी ओपन किया जाएगा 15% पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे देगी और 35% कैपिटल जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर लेना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन बी काउंटेड फॉर स्मॉलर नंबर ऑफ द फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो आपके फॉरेन बैंक है ना वो बहुत ही कम है, उसके पीछे के रीजन क्या है। सबसे पहला, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि जितने भी अपने यहाँ पे फॉरेन बैंक है ना वो एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है और इसलिए वो जो है उनका रेशियो कम है। ये सही है। पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, उनको ये बोला गया कि आपको पीएसएल करना है और वो चीप रेट पे करना पड़ेगा, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, इसलिए बाहर के बहुत सारे बैंक इंडिया के अंदर आते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये बोल रखा है हर फॉरेन बैंक को कि आपको भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी आप लोन दोगे तो पहले आपको प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लेंडिंग करना पड़ेगा, जिससे वो सस्ते रेट पे करना पड़ेगा, इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए वो आते नहीं है। ये भी रीजन है। फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी, ये बोल रखा है आप अगर आओगे ना यहाँ पे अगर अपना बैंक ऑपरेट करोगे कोई, क्योंकि फॉरेन बैंक की बात ये है कि एक ऐसा बैंक जो इंडिया में जो है वो वर्किंग कर रहे हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन का वो आउटसाइड इंडिया हुआ और उसने अपना ब्रांच ऑफिस जो है वो खोल रखा है इंडिया में, तो आपका होली ओन्ड सब्सिडियरी ओपन करना पड़ेगा, यहां से आप कैपिटल रेज नहीं करोगे। एक ये भी एक रीजन है। और दूसरा जो गेस्टेशन पीरियड है इसका वो बहुत लंबा होता है, वो पहले अप्लाई करेंगे फिर उनको जो है अप्रूवल मिलने में काफी वक्त लगता है, तो एक ये भी रीजन है। इन सब रीजन की वजह से जो इंडिया में फॉरेन बैंक जो है ना उनका नंबर बहुत ही क्या छोटा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3 एंड 4। आगे, विच द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। बोलता है इनमें से कमर्शियल बैंक जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सेविंग इकट्ठा करता है, लोन प्रोवाइड करता है, करेंसी नोट इशू करता है, सर ये तो आरबीआई करता है, तो ये इस फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर जो पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करता है, हाँ जी ये भी करता है। Which of the following statement is all correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला बोलता है जो पेमेंट बैंक है कैन नॉट इशू द क्रेडिट कार्ड। बोलता है जो पेमेंट बैंक है वो आपके क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं करते। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। देयर इज ए लिमिट ऑन द मैक्सिमम बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर द पेमेंट बैंक। जो पेमेंट बैंक है वहां पे मैक्सिमम जो मैक्सिमम बैलेंस है उसकी लिमिट होती है, बिल्कुल होती है, जनरली स्मॉल बैंक होते हैं। एसएलआर रिक्वायरमेंट फॉर द पेमेंट बैंक इन द स्मॉल बैंक इज लेस देन द कमर्शियल बैंक। नहीं, उनको भी जो है उतना ही एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है जितना कमर्शियल बैंक को करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अप टू 40% इज मैंडेटरी फॉर द बोथ प्राइवेट एंड स्मॉल के लिए। नहीं सर, अलग अलग है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है पीएसएल का जो रेशियो है ना 40%, वो है ओनली किसके लिए, प्राइवेट के लिए। लेकिन जो स्मॉल बैंक है उनके लिए जो रेशियो है इसका वो कितने 75%, जो रेशियो किसके लिए, आरआरबी के लिए। तो पीएसएल का जो रेशियो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो स्मॉल बैंक या आरआरबी के लिए कितना है 75% है, याद रखना है इसको। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ आपकी इनकरेक्ट है। आगे, प्रायोरिटी सेक्टर बैंक मोस्टली फेस करते हैं इश्यू ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू टाइड ओवर सच सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी यूज। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें बहुत सारा पैसा जो है वो आपका एनपी हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये लोग अब जो है वो क्या करते हैं, ये बेसिकली नैरो बैंकिंग में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ये अपना पैसा जो है वो उधार देते हैं ओनली एंड ओनली किसको, जो बहुत ही मतलब ऐसे कस्टमर है जो रिनाउंड है, ठीक है, और जो पैसा जो अपने को लगता है सिक्योर्ड रहेगा हमारा पैसा। ठीक है, तो अब हम जो है वो ज्यादा रिस्क नहीं उठाते, रिस्कलेस
जो है वो सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे लोगों को पैसा क्या करेंगे, लेंडिंग के तौर पे देंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नैरो बैंकिंग। आपने अपनी बैंकिंग को क्या कर दिया, अप्रोच को थोड़ा सा मतलब हमने नैरो कर लिया और अब हम जो है वो रिस्की एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला, नेशनलाइजेशन द कमर्शियल बैंक हैज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जब हमने नेशनलाइजेशन किया 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का, तो क्या जब नेशनलाइजेशन हुआ तो क्या हमने नेशनलाइजेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे क्या वो अचीव हो गए थे? नहीं हुए थे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। यही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तभी तो 1980 में जब सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने वहां पे कसम खा ली कि आज के बाद हम कभी भी नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। आगे, दो स्टेटमेंट है, इनको कंसीडर करो और बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सबसे पहला, टेकिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये सिंगल आउट करता है बैंक को। बैंक का जो मेन काम है वो क्या, लोन जो है डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करना, ये बात एकदम करेक्ट है। रीजनिंग के अंदर जो है वो बता रहा है यहां पे क्या बोलता है, बैंक एक इंटरमीडिएरी की भूमिका निभाता है व्हेन दे मोबिलाइज सेविंग। तो जब कभी बैंक जो है पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है और पब्लिक को पैसा लोन के ऊपर देता है, तो वहां पे बैंक इंटरमीडिएरी की भूमिका निभा रहा है। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। और यही बात तो ऊपर बोली गई है या नहीं है? इस बात का जो है जस्टिफिकेशन कौन दे रहा है? नीचे वाली रीजनिंग दे रही है। तो असर्शन जो है देखो, असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, स्टेटमेंट दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या बोलता है, डिपॉजिट टेकिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये सिंगल आउट करता है बैंक को। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर रीजन में बता रहा है क्योंकि ऐसा करते हुए बैंक इंटरमीडिएरी की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। व्हेन दे मोबिलाइज सेविंग फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू शॉर्टर यूनिट इन ऑर्डर टू फाइनेंस द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजनिंग आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज और आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल इन द बैंकिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है किसका, क्रेडिट कंट्रोल का। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये इंस्ट्रूमेंट है, मोरल सुएशन इंस्ट्रूमेंट है, सीआरआर इंस्ट्रूमेंट है। आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। Which among the following is not true, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है विद रिगार्ड टू द मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंक के बारे में जो है वो बता रखी है। मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, जो खुद पैसा प्रोवाइड नहीं करते लेकिन आपको पैसा दिलवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको जनरली मर्चेंट बैंक बोलते हैं। तो मर्चेंट बैंक के बारे में सबसे पहले बोलते हैं यस डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं क्या, नहीं, ये सही नहीं है। तो मतलब विच इज नॉट ट्रू, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। तो ये भी ट्रू नहीं है। ये लोन प्रोवाइड करते हैं, नहीं, लोन दिलवाने में हेल्प करते हैं। दे इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटी, नो। इट कैन बी मैनेजर टू पब्लिक इशू, यस, ये पब्लिक इशू के मैनेजर होते हैं। जब भी आप आईपीओ इशू करते हो तो ये वो सब करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन सी बातें मर्चेंट बैंक के लिए सही नहीं है, तो वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आंसर क्या आएगा आपका, ए। आगे, प्रोविजन जो है जनरल रिजर्व का इन द बैंकिंग कंपनीज आर मेड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ। तो जब भी आप बैंकिंग कंपनी जो है वो जनरल रिजर्व मेंटेन करेगी, किसको ध्यान में रख के, तो वो बैंकिंग कंपनी एक्ट को नहीं, मतलब कंपनी एक्ट को नहीं, बल्कि वो बैंकिंग कंपनी एक्ट को ध्यान में रखेगी। मतलब इंडियन कंपनी एक्ट को नहीं, बल्कि हमारे ऊपर जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, उसके प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे। आंसर क्या आएगा आपका, बी। और यहां पे अब इसका नाम बैंकिंग कंपनी एक्ट पहले था, अब इसका नाम हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आगे, इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक को जो है वो लाइसेंस मिलता है ऑपरेशन का किसके द्वारा, बाय आरबीआई के द्वारा। आगे, विच कमेटी रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑल द आरआरबी इन 2010 एंड रिकमेंड किया उसके रिकैपिटलाइजेशन के लिए, तो वो थी आपकी कौन सी, वो थी जी आपकी चक्रवर्ती कमेटी। तो चक्रवर्ती कमेटी जो है उसको बिठाया गया था और ये बोला गया कि आप एक काम करो, इंडिया में बहुत सारे आरआरबी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक बार के लिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखो कि क्या वो सही भी है, क्या वो रूरल एरिया की जो नीड है उसको कैटर भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब चेक किया तो लगा कि यार उनके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो फिर वहां पे नीड महसूस हुआ कि उनको रिकैपिटलाइज करेंगे, मतलब उनको फंडिंग और भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो कौन सी कमेटी थी, वो थी आपकी चक्रवर्ती कमेटी। आगे, नंबर ऑफ आरआरबी जो है आज की डेट में डिक्रीज हो गया। 2005 में जो आरआरबी 196 थे और आज की डेट में जो है वो हो गए कितने, 43। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरआरबी, इनमें से कौन सा आरआरबी का फंक्शन नहीं है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना आरआरबी का फंक्शन है, लोन को वेव करना, जो लोन है उसको माफ कर देना, ये आरआरबी का फंक्शन है क्या, नहीं। विच इज द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आरआरबी, आरआरबी के रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कौन है, आरबीआई तो है लेकिन साथ में जो है वो कौन है, नाबार्ड। Which of the following are the sponsor of the different RRB that operate in few district at the most? तो इनमें से जो है वो आपको बताना है कौन स्पॉन्सर कौन होता है, ठीक है। जो पैसा प्रोवाइड करेगा वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, साथ में एक स्पॉन्सर बैंक होगा, जो कौन होगा, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक होता है। आगे, पहला आरआरबी जो था वो गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो ओपन किया, ठीक है, और उसको स्पॉन्सर किया किसने, सिंडिकेट बैंक ने।
फर्स्ट आरआरबी जो था ऑफ द इंडियन प्रथम बैंक वो एस्टेब्लिश हुआ किस साल में? 1975 के अंदर। विच कमेटी रिकमेंड द सेटअप ऑफ आरआरबी, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था आरआरबी को सेटअप करने का? वो थी आपकी नरसिम्हम कमेटी। फर्स्ट इंडियन आरआरबी जिसने अचीव किया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है 2011 में, वो था जी आपका कौन? वो था ये ऋषिकुल्या ये ग्राम्य बैंक, आरजीबी जिसको बोलते हैं। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन आरआरबी हैव टू प्रोवाइड द मिनिमम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट ऑफ देयर टोटल क्रेडिट अंडर द पीएसएल, वो है जी अपना कितना? 75%। कम से कम 75% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट आपने को प्रोवाइड करना होता है किसको? किसके लिए? पीएसएल के लिए, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए। ओके जी सर। लो जी, ये आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो करे हैं हमारे टोटल 40 एमसीक्यूज को डिस्कस। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। इसी तरीके से हम लोग 5000 क्वेश्चन जो है वो करके जाएंगे, जो कि रेलिवेंट है हमारे एचपीएससी के लिए तो है ही, और साथ में जो नेट का पेपर है उसके लिए भी है। तो एक पंथ दो काज होने वाले हैं। ओके, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन हम करेंगे ताकि जो बच्चे एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी एचपीएससी का सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित हो, और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका जेआरएफ आ जाए। ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करते जाए। ओके, और रिवीजन वीडियो जो है वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो, तो वो भी आप साथ साथ लगाते रहना। ऐसे ही सब कुछ जो है वो चलेगा 100 डेज के लिए। आप बस एक बार ये सोच लो कि अपने को सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ एक ही है जो अपने को मेहनत करनी है भाई, और कुछ भी करके जून के अंदर जब पेपर होना है तो अपने को वो क्रैक करना है हर हाल में। ठीक है ना? तो तैयारी पे लग जाओ। बाकी जो बैचेस है वो हमारे स्टार्ट है। अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा बैच जो है वो चल रहा है। ओके, ऐप के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो वो अपकमिंग जो जून में पेपर होने वाला है एनटीए नेट का, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे बैच स्टार्ट है, तो वो भी आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं। बाकी पेपर 1 का हमने फ्री बैच एक चलाया 1 रुपीज के अंदर। ओके, उसको जरूर अवेल करना है यार, उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं, पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा पेपर 1 का फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, वो भी आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ओके जी, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बात ना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।